नमस्कार, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दुनिया ज्ञान की। आज हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की सिटी लाइफ के बारे में स्पेशली बात करते हैं। तो ये सिटी लाइफ कहाँ से बिगिन हुई थी? इसका जो लैंड था वो बेसिकली यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बीच में पड़ता था, जो आज के वक्त में रिपब्लिक ऑफ इराक में पड़ता है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हम क्यों जानते हैं? तो उसके कुछ रीजंस ये है कि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी, वहाँ पे एक सिविल सिटी लाइफ थी, वहाँ पे काफ़ी रिच लिटरेचर हुआ करता था, वहाँ का मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। मेसोपोटामिया की राइटिंग सिस्टम और लिटरेचर की अगर बात करें तो ईस्टर्न मेडिटेरियन से लेके नदर्न सीरिया, टर्की, इन सब के बारे में उसमें मेंशन्ड है लिटरेचर में। और साथ के साथ उस टाइम पे एक दूसरे के किंगडम्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा जाता था, इजिप्ट के बारे में लिखा जाता था। मेसोपोटामिया का जो अपना लैंग्वेज और स्क्रिप्ट था उसको यूज़ किया जाता था। उसके भी डेवलपमेंट को हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्टार्टिंग जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री का है उसमें क्या बात की गई। उसमें बात ये की गई है जो लैंड था स्पेशली अर्बनाइज्ड जो साउथ था उसको समर कहा जाता था, SUMER, और अक्कड़ बोलते थे, AKKAD। 2000 BC के बाद बेबीलोन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी के तौर पे उभरा, जिसको बाद में बेबीलोनिया भी बोला जाने लग गया था, और वो बेसिकली सदर्न रीजन में पड़ता था। 1100 BC की बात करें तो उस टाइम से एसीरियंस ने अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया था नॉर्थ में, और जो रीजन था उसको एसीरिया बोले जाने लग गया था। और फर्स्ट नोन लैंग्वेज जो उस जगह का था वो क्या था? सुमेरियन, SUMERIAN, ठीक है। और वो धीरे धीरे अकर्डियन से रिप्लेस होने लग गया अराउंड 2400 BC में। अकेडियन स्पीकर्स जब वहाँ पे आ गए थे। लैंग्वेज जो फ्लरिश हुआ था वो अलेक्जेंडर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। 336 to 323 BC की मैं बात कर रही हूँ, जब काफ़ी रीजनल चेंजेस देखने को मिले थे। 1400 BC में अरेमियक आ गया था एक तरीके से, और वो लैंग्वेज काफ़ी हद तक हिब्रू से मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा 1000 BC के अराउंड काफ़ी ज़्यादा वाइडली बोला जाता था। अभी भी इराक के कुछ हिस्सों में आप देखेंगे वो बोला जाता है। मेसोपोटामिया का आर्कियोलॉजी कब स्टार्ट हुआ था? 1840s में स्टार्ट हुआ था। एक या दो साइट ऐसे थे जिनका नाम था उरुक और मारी। ये दो मेसोपोटामिया के इम्पॉर्टेंट साइट्स होते हैं जिनके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो उसका एक्सकेवेशन से स्टार्ट हुआ था, काफ़ी सालों से, डेकेड्स हो चुके थे। कोई इंडियन साइट अभी तक नहीं वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के तौर पे मतलब हुआ है। वहाँ पे ऐसा कोई साइट नहीं है जहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हुए हैं इंडिया का। नॉट ओनली हम ये देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मेसोपोटामियन से बिल्डिंग्स है, स्टैच्यूज है, ऑर्नामेंट्स है, ग्रेव्स है, टूल्स है, सील्स है एज अ सोर्स। उसके साथ साथ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ यूरोप की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यूरोपियंस को बहुत इंपॉर्टेंट लगता था मेसोपोटामिया का रेफरेंस, क्योंकि उनके ओल्ड टेस्टामेंट में कहा जाता है कि ये चीज़ मेंशन्ड है बाइबल के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट को रेफर किया गया है SHIMAR, शिमर से, जिसका मीनिंग है समर, SUMER, जिसको लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज़ बोला जाता था। सिटीज़, ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स जो यूरोप के थे वो देखना चाहते थे मेसोपोटामिया को अपने एंसेस्ट्रल लैंड के तौर पे। जब आर्कियोलॉजिकल वर्क वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो काफ़ी अटेम्प्ट किया गया कि जो टेस्टामेंट का लिटरल मीनिंग है, ट्रूथ है, वो उसको प्रूफ कर दे कि जो हम सोच रहे हैं वो वही है। मिड 19th सेंचुरी में जाकर देखा जाए तो वहाँ से कोई स्टॉपिंग नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा उस पर एक्सप्लोर करने लग गए थे, सॉरी। तो उनका एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मिड 19th सेंचुरी में जाके। 1873 के एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने इवन ब्रिटिश म्यूजियम का एक एक्सपेडिशन भी फंड किया था, जिसमें बोला गया था वो टैबलेट्स को ढूंढो जिसमें कि फ्लड्स को नरेट किया गया है, जिसकी बात बाइबल में की गई है, ताकि वो किसी तरह कोई लिंक ढूंढ सके यूरोप और मेसोपोटामिया का। 1960s में जाके ये मान लिया गया कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया वो एक लिटरल ट्रूथ है नहीं। और जब ये चीज़ बात सामने आई, बहुत सारे लोगों को लगा था कि वो कुछ मेमोरीज होगी या कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस में आ सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ग्रेजुअली देखा गया कि आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और डिफाइंड भी हो गए हैं ये सारे प्रोसेसेस में, और बहुत सारे और अलग अलग सवालों की तरफ अटेंशन जाने लग गया इंस्टेड ऑफ यूरोपियन कनेक्शन। तो ये भी एक चीज़ था। एक तो ये था कि रिकंस्ट्रक्ट कैसे ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ वहाँ हो रही थी ये समझे, और भी
और फिर ये देखा, अभी ये चीज़ नोटिस ज़्यादा होने लग गया कि इराक जो है एक डाइवर्स इन्वायरमेंट का लैंड है, क्योंकि मेसोपोटामिया का मेजर साइट वही है, तो इसीलिए इस चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्टर्न में आप देखेंगे काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत ही अनड्यूलेटिंग प्लेन्स है, ग्रेजुअली राइजिंग टू द ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस की तरफ वो चला जाता है। फिर क्लियर स्ट्रीम्स आते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स आते हैं, काफ़ी एनफ रेनफॉल होता है वहाँ पे जिससे कि क्रॉप्स ग्रो कर सके। एग्रीकल्चर वहाँ पे 7000 बीसी से 6000 बीसी में शुरू हुआ था। नॉर्थ में ज़्यादातर लोग अपलैंड, जिसको हम स्टीप बोलते हैं, वहाँ पे एनिमल हर्डिंग्स ऑफर किया जाता था, जिससे कि लोगों की लाइवलीहुड सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना हो, वो एनिमल हस्बेंड्री से भी अपनी जीवन बसर कर सके। विंटर के बाद देखा जाता था, जो विंटर जो रेन आता था उसके बाद, कि शीप और गोट्स जो थे वो ग्रासेस खाते थे, जो लो श्रब्स होते थे जो निचले स्तर पे उगते थे वो खाते थे। ईस्ट में देखा जाता था जो टिग्रिस की जो ट्रिब्यूटरीज थी वो रूट्स प्रोवाइड करती थी, कैसे वो माउंटेन, ईरान के माउंटेन्स में जाके कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सके। तो बहुत ही डाइवर्सिटी थी वहाँ पे। साउथ एक डेजर्ट लैंड था अगेन, और वहाँ देयर इज दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज्ड. This desert could support cities because the rivers Euphrates and Tigris, which rise in the northern mountains, carry loads of silts, जिसको हम फाइन मड भी बोलते हैं. When they flood or when their water is let out on the field, fertile silt is deposited. तो इस तरह का पूरा स्पेस था. आप देखो मेसोपोटामिया का जो साइट का है, जब यूफ्रेट्स एंटर हो जाते हैं डेजर्ट में, तो वाटर का जो फ्लो होता है वो स्मॉल चैनल्स के थ्रू होने लग जाता है. ये जो चैनल्स होते हैं वो फ्लड करते हैं बैंक्स को, और पास्ट में देखा गया ये इरिगेशन कैनल्स के तौर पे काम करते थे. जो पानी थे वो वीट के जो फील्ड थे, बार्ली के, पीस के, लेंटल्स के, वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी था पानी, उनको उगने के लिए, अच्छे से ग्रो होने के लिए. एंशिएंट टाइम में देखा गया, खासकर रोमन एम्पायर में देखा गया कि एग्रीकल्चर जो सदर्न मेसोपोटामिया का था वो काफ़ी प्रोडक्टिव था, और रीजन में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होता था फसल को उगाने के लिए, लेकिन काफ़ी प्रोडक्टिव था, क्योंकि स्मॉल चैनल्स के थ्रू पानी जाया करता था. सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, जैसे मैंने बताया शीप और गोट्स भी थे, ये सारा भी हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था मेसोपोटामिया में. और वहाँ पे प्रोड्यूस क्या क्या होता था, मीट, मिल्क, वूल, ये सब एबंडेंस में होने लग गया था. फिश काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल था. फिश को लेके बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है विद द टेम्पल्स एंड एवरीथिंग, वी विल लेटर ऑन रीड अबाउट देम. फिर अर्बनिज्म का एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलने लग गया कि सिटीज़ या टाउन्स में सिर्फ लार्ज पॉपुलेशन होना ही नहीं था, वहाँ की इकनॉमी भी डेवलप हो रही थी काफ़ी ज़्यादा. फूड प्रोडक्शन के अलावा भी चीज़ें हो रही थी जो लोगों को टाउन्स में क्लस्टर बनाने में हेल्प कर रहा था. अर्बन इकनॉमीज़ जो थी वो फूड प्रोडक्शन के साथ साथ ट्रेड भी कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही थी, सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रहे थे. सिटी के जो लोग थे वो सेल्फ सफिशिएंट बन रहे थे, प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे डिपेंड हो रहे थे दूसरे सिटीज़ के भी. तो वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो उनके पास मल्टीपल एस्पेक्ट था डिपेंड होने को. फिर देखा गया कार्वर ऑफ स्टोन सील्स आ गए थे, जिनको ब्रॉन्ज टूल्स बनाने में यूज़ किया जाने लग गया था. जो लोग खुद से नहीं बना सकते थे वो कार्वर्स ढूंढने लग गए थे. कलर्ड स्टोन्स की ज़रूरत पड़ने लग गई थी, जो लोगों को नहीं पता था कैसे बनता है. तो उसके स्पेशलाइजेशन काफ़ी फाइन कार्विंग थी, वो ट्रेड नहीं हुआ करता था पहले. तो ब्रॉन्ज टूल मेकर जो थे वो खुद जाके वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते थे, तो वो रेगुलर सप्लाईज आता था चारकोल का फ्यूल के लिए. इसी तरीके से और भी प्रोसेसेस थे. डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो एक इम्पॉर्टेंट मार्क था ये दिखाने के लिए कि अर्बन लाइफस्टाइल आ चुकी थी वहाँ पे. और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी ज़रूर वहाँ पे प्लेस में रहे होंगे ऐसा माना जाता है, क्योंकि फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स जो थे अलग अलग जगहों से जब सिटी में आती थी, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये नहीं थी कि एनिमल्स के थ्रू ये सब चीज़ें लाई जा सके. क्योंकि अगर आप देखो तो एनिमल्स के थ्रू लाने का मतलब क्या है, उतना लाइव स्टॉक साथ लेके चलना, उतना एक्सपेंसिव होना. तो धीरे धीरे रिवर सिस्टम, बोट सिस्टम आने लग गया था, और इससे दिखने लग गया कि और ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लग गया था मेसोपोटामियन स्पेस में, जिससे कि ये सारे मेटल्स और जो मिनरल्स से रिलेट थे, स्टोन्स थे, ये सब आपस में एक्सचेंज किए जा सके. और अर्बन इकोनॉमीज़ के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा देखोगे कि उनको रिटन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कहाँ से क्या आया, कैसे आया, और उसके काफ़ी सारी डिटेल्स मिली है. उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वारका हेड के बारे में. इसके बारे में आप और भी ज़्यादा पढ़ें, थोड़ा बेसिक में आइडिया दे रही हूँ. जो औरत का एक हेड मिला था जिसको स्कल्प्ट किया गया था वाइट कलर के मार्बल पे उरूक में, 3000 बीसी से पहले की बात है. उनके आईज और आईब्रोज की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं लैपिस लुजुली बोला जाता था, जो ब्लू कलर का होता था. जो सेल था वो वाइट कलर का, और बिटुमेन था जो ब्लैक कलर के इनलेस थे, उनसे बनाया गया था. और ये इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इनके हेड पे एक ऑर्नामेंट के डिज़ाइन का कार्विंग किया गया था.
देन वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर यूज़ किया गया था। उसकी खासकर विमेन की मॉडलिंग को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, क्योंकि उनके जो चिन, चीक, माउथ, इनको बहुत अच्छे से उभारा गया था। तो हार्ड स्टोन पे इतना अच्छा बनाया गया था, उसको काफ़ी डिस्टेंस से उसको इम्पोर्ट किया गया था, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई थी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल कर आई थी मेसोपोटामियन टाइम से। और मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सिटीज़ में आपको एक्सप्लेन करी चुकी हूँ कि किस तरीके से वो धीरे धीरे वाटर वेज के थ्रू शुरू होने लग गया था, गुड्स का ट्रांसपोर्ट होना लार्ज और स्मॉल सेटलमेंट्स में होता था। मारी रिवर में काफ़ी ज़्यादा मारी सिटी में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था बाद में, जिसको वर्ल्ड रूट में और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि यूफ्रेट्स का कितना इंपॉर्टेंस था इन सब चीज़ों में। फिर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग कैसे आई, जिसकी मैंने पहले बात की थी। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले साइन लैंग्वेज, जो वर्बल लैंग्वेज है, उसको भी सिंबल्स दिया गया था वहाँ पे। इवन राइटिंग में भी वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है, जिसको उन्होंने डिफरेंट वे में उभारा था विजिबल साइंस के थ्रू। इसको वो टैबलेट्स पे बनाते थे, करते थे क्या थे, गीली मिट्टी जो होती थी उसको थोड़ा हाथ के साइज़ का काट के बनाते थे और फिर उस पे प्रिंट्स बनाया जाता था। उसको बहुत ही इंटेलेक्चुअल डेलिकेट आर्ट फॉर्म बोला जाता था। फिर उसको धूप में सुखा देते थे ताकि वो उस फॉर्म में आ जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो थी वो सारी उस पे लिखी जाती थी। पहले जो देखा गया सबसे पहला मेसोपोटामियन जो टैबलेट था वो 3200 बीसी के आसपास लिखा गया था, जिसमें पिक्चर्स लाइक साइंस एंड नंबर्स थे, जैसे कि 5000 लिस्ट थे ऑक्सन्स के, फिश के, ब्रेड के, लूफ्स के, लिस्ट ऑफ गुड्स जो हमें एक उरुक के टेम्पल से लाना था, जो साउथ का जो सिटी था उरुक, उसके टेम्पल से आगे लाना था। अब इस तरह से इनका सिटी लाइफ और ज़्यादा ट्रांजैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट टाइम्स में, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे थे। और इसी टाइम पे एक चीज़ और देखी गई थी कि टेम्पल्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। और वो टेम्पल्स का फॉर्मेशन क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ पे फिर लोग बहुत तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ करने लगे थे, जैसे कि फ़िशिंग करना, वहाँ पे चीज़ें स्टोर करना, उसको लोकल पर्पस से यूज़ करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें हमारे मेसोपोटामिया के जो टैबलेट्स हैं, जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उभारी गई है, उससे निकल कर आया था। इवन जो मैंने बात की थी, जो डिस्ट्रक्टेबल पॉटरी के फॉर्म में जो क्लेस को सुखा के बनाया जाता था, तो कुछ लेटर्स जो थे वो क्यूनिफॉर्म के फॉर्म में आ गए थे 2600 बीसी के बारे में। क्यूनिफॉर्म के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। क्यूनिफॉर्म बेसिकली डिराइव हुआ लैटिन वर्ड क्यूनियस से, जिसका मीनिंग होता है वेज या फॉर्मा, मीनिंग शेप। शेप में उसको लिखा जाने लग गया था। और यहाँ लैंग्वेज यूज़ होता था सुमेरियन, ठीक है। राइटिंग जो था अब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड के लिए सिर्फ नहीं यूज़ होता था, जबकि डिक्शनरी भी बनाई जाती थी उससे, लीगल वैलिडिटी लिखी जाती थी, लैंड ट्रांसफर्स के बारे में लिखा जाता था किंग के पास कितना किसका डीड है, कितने चेंजेस किंग ने कस्टमरी लॉज में किए हैं, ये सारी चीज़ें लिखी जाने लगी थी सुमेरियन में। तो अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज जो मेसोपोटामिया का है उसको आज भी सुमेरियन को माना जाता था, जिसको बाद में अक्केडियन ने रिप्लेस किया था, जैसा मैंने बताया था। उसके बाद सिस्टम ऑफ राइटिंग में और भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए, जैसे वहाँ पे ना सिंगल कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का रिवाज नहीं था। वहाँ पे एम ए इस तरह से नहीं, बट सिलेबल्स यूज होते थे, जैसे कि पुट और ला और इन, इस तरीके के सिलेबल्स यूज होने लग गए थे। और इसको सीखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। पढ़े लिखे होना बहुत बड़ा टूल माना जाता था उस टाइम पे भी। तो ये बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट था, लिखना इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट माना जाता था, स्पेशली विजुअल फॉर्म ऑफ राइटिंग को। और लिटरेसी की जैसे मैंने बात की है कि इवन हंड्रेड्स ऑफ साइंस थे लर्न करने के लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स थे उस टाइम के साइंस। अगर किंग पढ़ सकते थे तो वो मानते थे कि उनकी हर एक चीज़ को बहुत बूस्टफुली इंस्क्राइब किया जाए, लिखा जाए, और उनके मोड ऑफ स्पीकिंग को शो किया जाए राइटिंग में, तो वो सारी चीज़ें थी। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग लेटर लिखा था एक ऑफिशियल ने किंग को, जिसमें लिखा था, टू माई लॉर्ड ए स्पीक, thus says your servant B, I have carried out the work assigned by to you. A long mythical poem about creation ends thus. Let these verses be held in remembrance, and let the elder teach them, let the wise one and the scholar discuss them, let the father repeat them to his sons, let the ears of even the herdsman be open to them. तो इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस किए जाने लग गए थे। तो राइटिंग का यूज़ सिर्फ सिटी लाइफ ट्रेड राइटिंग तक सीमित नहीं था। उसको सुमेरियन एपिक पोएम्स, जो एनरमर्कर थे उस टाइम के अर्लीस्ट रूलर हुआ करते थे उरुक के,
तो एनरमर्कर के बारे में लिखा जाने लग गया था। उरुक जो था एक पार एक्सलेंस सिटी बन चुका था, जिसको सिंपली द सिटी ही बोला जाने लग गया था आगे चल के। और एनरमर्कर की बात करें तो वो एक फर्स्ट ट्रेड ऑफ समर से एसोसिएट होते हैं कि उन्होंने ही शुरू किया था। ट्रेड बहुत ज़्यादा नोन नहीं था। तो और एनरमर्कर क्यों शुरू किए इस चीज़ को, क्योंकि उनको लैपिस लजुली, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए था सिटी टेम्पल की, जिसके लिए वो मैसेज भेजते थे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो उनका चीफ जो था वो एक डिस्टेंट जगह अराटा उसको जाना था, वहाँ से चीज़ें लेकर आनी थी। मैसेंजर जो था वो वर्ड्स लेकर जाता था, रात तक वो स्टार्स को देखता हुआ और दिन में वो हेवन में सन कोर की डिविनिटी देखता हुआ पहुँचता था वहाँ पे माउंटेन रेंज होते हुए, और फिर वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाया करता था और फिर वो उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैसेंजर नहीं दे पाता था चीफ ऑफ अराटा को कि उसको क्या क्या चाहिए। फिर उसको लॉन्ग जर्नी वापस करना पड़ता था। ये बार बार होता था, कभी वो थ्रेट्स लेके आता, कभी वो प्रोमिसेस लेके आता था किंग ऑफ उरुक से, और अल्टीमेटली मैसेंजर जो था वो उसने बहुत सारे मैसेजेस को मिक्सअप कर दिया था और एनरमर्कर ने फिर एक क्ले टैबलेट बनाया उसके हाथ में, उसके हाथ के साइज़ का, और उस पे उसके वर्ड्स लिखे गए। और पहले वर्ड्स क्ले पे नहीं इस तरीके से सिंबल्स में लिखे जाते थे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। रूलर ऑफ एट्टा ने उस क्ले को एग्जामिन किया और स्पोकन वर्ड्स जो थे वो नेल्स के फॉर्म में थे। उसका फेस बहुत गुस्से में आ गया, वो देखता ही रह गया टैबलेट की तरह कि ये लिटरल ट्रूथ तो नहीं हो सकता है, और वो किंगशिप को समझने की कोशिश करने लग गया, उनकी ट्रेड और राइटिंग को समझने की कोशिश करने लग गया। तो ये भी हमें बताता है कि कहीं न कहीं इस तरह की पोएट्रीज़ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता था, क्योंकि जैसे उरुक के जो राजा थे उन्होंने अराटा के चीफ को पोएट्री के फॉर्म में वो भेज दिया, वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये क्या है। उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन को सेंड करना, तो आप देख सकते हैं कितना कोडिंग फॉर्मेट भी उस टाइम पे आ चुका था। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर टेम्पल्स और किंग्स की जैसे मैंने बात की, खासकर सदर्न मेसोपोटामिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, और कहा जाता है जो अर्लीस्ट सिटीज़ जो इमर्ज हुए थे इन्हीं सेटलमेंट्स से हुए थे, और काफ़ी सारे डेवलपमेंट उस टाइम पे टेम्पल के अराउंड हुआ था और उसको सेंटर ऑफ ट्रेड या इंपीरियल सिटी के फॉर्म में देखा जाने लग गया था। और फर्स्ट टू काइंड्स माना जाता था। एक तो अर्ली सेटलर्स थे जो फर्स्ट टाइप की सिटीज़ में होते थे, जिसमें बताया गया था कि कैसे उन्होंने टेम्पल्स को स्पॉट के फॉर्म में चूज़ किया था, जो स्मॉल श्राइन भी थे जो अनबेक्ड ब्रिक्स से बना करते थे, जहाँ पे गॉड्स जो मून गॉड हुआ करते थे उर्के या इनाना जैसे गॉडेस ऑफ लव या वॉर, ये सब इनको गॉड्स माना जाता था पहले, और फिर उनको ब्रिक्स से कंस्ट्रक्ट करते थे। उस टाइम पे काफ़ी बड़े बहुत सारे रूम्स, ओपन कोर्टयार्ड्स होते थे, और ऐसा कोई ऑर्डिनरी हाउस जैसा वो नहीं दिखता था। और उनका हमेशा आउटर वॉल जो था वो गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल होता था, क्योंकि उसको लेके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम भी लोगों के जुड़ चुके थे। साथ के साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अभी कहा जाता है कि बाद में फिश बोन्स पाए गए वहाँ पे, कर्ड्स उगाया जाता था, सॉरी कर्ड्स वहाँ पे जमा के रखा जाता था, ग्रेन्स को वहाँ पे स्टोर किया जाता था। तो उस सब के अवशेष एक तरीके से मिलते थे वहाँ पे। कई जगहों पे पिग्स भी देखे गए थे उन सेटलमेंट्स में, स्पेशली नॉट टेम्पल्स पर टेम्पल के अराउंड। तो लगा कि पिग्स बहुत ही ईजिली मूव करते होंगे वहाँ पे। वहाँ पे स्पिनिंग, वीविंग, ग्राइंडिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी। ऑयल प्रेसिंग का काम काफ़ी ज़्यादा होता था, बियर फॉर्मेशन हुआ करता था। तो आज की डेट में आप देखो, जैसे टेम्पल्स को हम एक नज़रिए से देखते थे, उस टाइम पे टेम्पल वॉज अ medium to do multiple trade practices and help the people to have a life in their city. So टेम्पल का बहुत सारा मीनिंग था, बहुत सारा उसका यूज़ था, जो आज के फॉर्म में उस तरीके से हमें कई बार नहीं भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी थी, और ये सब मैन मेड प्रॉब्लम्स भी साथ के साथ क्रिएट भी करता था, क्योंकि विलेजर्स बार बार रीलोकेट होते थे जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था या जहाँ कम हो जाता था, क्योंकि चीज़ें डेवलप होने लग गई थी, तो पानी का ज़्यादा यूज़ होने लग गया था। तो ये सारी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यहाँ से। मैं अगले वीडियो में और भी चीज़ों पे बात करूँगी। आई होप दिस वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू गाइज आउट। थैंक यू।